हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। एनसीईआरटी मैथ है ये हमारा। एनसीईआरटी और कक्षा 10 की ये क्लास है। और इससे पहले आप कक्षा 10 की इस क्लास में प्रश्नावली 1, 2, 3 और 3 के जितने भी पार्ट हैं हमारे 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब इससे पहले कर चुके हैं। सबसे पहली प्रश्नावली में हमने वास्तविक संख्याएं देखा और दूसरी प्रश्नावली में हमने बहुपद ज्ञात किए कि क्या होता है बहुपद, बहुपदों के बारे में जाना। और तीसरी प्रश्नावली में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में जाना, किस प्रकार बनते हैं और क्या होते हैं और किस प्रकार उनका हल होता है। विभिन्न प्रकार के तरीकों से हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल प्राप्त किया और उस पर विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। जो समस्याओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में से, उन सभी का हमने सरलतापूर्वक अध्ययन करके उनको हल किया है। और आज बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। इसमें भी 6 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन आपके आते हैं। आप जानते हैं हमने द्विघात बहुपद पढ़ा। द्विघात बहुपद होता क्या है कि वह बहुपद जिसकी महत्तम घात 2 होगी, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जिसकी महत्तम घात क्या होगी, हमारी महत्तम घात हमारी 2 होगी। ये देखिए यहां पर महत्तम घात हमारी 2 है, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे द्विघात बहुपद हुआ, या इसे हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किस रूप में होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि महत्तम घात 2 होती है। महत्तम घात 2 होती है। जिस समीकरण की महत्तम घात क्या होगी, 2 होगी, बड़ी घात 2 होगी, वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसे किस रूप में लिखते हैं, इसे हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं द्विघात समीकरण। और हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो हमें बताना क्या है, जांच करके बताना है कि ये जो दिया गया है आपको हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। चलिए सबसे पहला नंबर हल करके देखते हैं। क्या दिया है हमें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो आप जानते हो ये हमारा किस रूप में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। और हमारा ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, इस रूप में। तो हम इसे तो लिख सकते हैं इस रूप में। चलिए लिख लेते हैं, हल लिखेंगे। हल लिख के इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर, और ये दिया है 2x माइनस 3, ये दिया है हमें। तो इसका हल इसे इस रूप में लिख लेंगे, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे, और प्लस 2ab 2 गुना x गुना 1, और इधर यहां पे इसके अंदर गुणा करा देंगे बराबर से, इधर 2 एकम 2, 2x माइनस के 2 तिया 6। चलिए इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। x² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2, 2x और बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, चलिए ये बराबर से इधर है, इसको इधर ले आएंगे। x² प्लस 1 प्लस 2x, ये तो इधर है ही, अब ये इधर प्लस में है तो माइनस आ जाएंगे बराबर से इधर आने पर। चलिए ये देखिए 2x इधर प्लस है तो बराबर से इधर आने पर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x।
ये इधर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। यहां पे तो कुछ नहीं बचा, तो 2x माइनस के 2x प्लस के ये तो आपस में हो गए खत्म, कट गए आपस में। बच गया क्या हमारा एक्स स्क्वायर 1 और 6 हो गए प्लस के 7 बराबर 0। तो ये किस रूप में आ रहा है बताइए हमें, ये इस रूप में आ रहा है क्या, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हाँ ये इसी रूप में आ रहा है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसे हम कैसे बना सकते हैं, ए के साथ क्या है 1 प्लस 0x, बी की वैल्यू कुछ तो नहीं आई तो 0x, और प्लस सी, ये यहां पे सी की वैल्यू कितनी आई है 7 बराबर 0। तो हम कहेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे है, आपने हल के देख लिया, यहां पे था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपने इस प्रकार a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको खोल लिया, तो और ये इसके साथ गुणा में है तो अंदर गुणा करा दी, तो हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आ गया 2x माइनस 6। जब हम इसे बराबर से इधर ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस। देखिए 2x हमारा इधर प्लस का था तो माइनस हो गया, 6 इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में तो कट गए, बराबर है दोनों। और ये एक्स स्क्वायर एक प्लस का 6 प्लस के हो गए हमारे 7, तो ये किस रूप में आ रहा है, हमने रख दिया इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में। देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और प्लस बी एक्स, बी तो यहाँ पे है ही नहीं ना, एक्स है तो 0x, ठीक है, और सी कितना आया हमारा 7, तो सी की जगह 7 रख दिया, हमने लिख दिया हाँ यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए ये तो जो का तो रखेंगे, हम हल लिखेंगे, और ये हमारा जो का त्यो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। देखिए ये -2 इसके साथ गुणा में है तो अंदर गुणा ही करा देते हैं, 2 तिया 6 माइनस के 6, क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस के 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 2 एकम 2 2x, ठीक है। अब इसको इस वाले पार्ट को हम इधर ले जाएंगे, ये जो इधर वाला भाग है इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर वाली साइड एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो हमारा जो का तो, ये बराबर से इधर जो चिन्ह है वो इधर आने पर बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 6, और ये प्लस है तो माइनस का 2x, और बराबर में इधर क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा। अब जो माइनस है वो एक साथ लिख लेंगे, जो प्लस है एक साथ लिख लेंगे। सबसे पहले बड़ी घात एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x हो गई, प्लस का 6 और कहीं कुछ है नहीं तो ये बराबर 0। तो आ गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में, आ गया कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में, ठीक है, इसी रूप में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई चिन्ह तो जो आएगा वो आएगा, चिन्ह पे ध्यान मत देना ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। कौन सी है द्विघात समीकरण, ये 2 नंबर वाली, और ये भी है। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर वाले, क्या दिया है हमारा x माइनस 2, ये तीसरे वाला नंबर यहां पे लिखेगा, इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस पूरे की हल लिखकर गुणा करा देंगे पूरे में, x की गुणा x में हुई तो x का स्क्वायर, अब x की गुणा हमारी 1 में हुई तो कितना प्लस का x। अब इस 2 की बारी आई,
2 की गुणा हमारी x में हुई तो माइनस के 2x, और 2 की गुणा फिर 1 में हुई तो माइनस के 2। तो ये वाला पार्ट तो आ गया हमारा ही। अब आई इसकी बारी, x की गुणा x में तो x स्क्वायर, अब x की गुणा 3 में तो प्लस के 3x, अब ये माइनस के x हो जाएगा जब -1 की गुणा करेंगे x में, और अब -1 की गुणा 3 में माइनस के 3। तो जैसे हमने बताया है बराबर से इधर ले आओ या इधर ले आओ, ठीक है। तो बराबर से इधर लाएंगे, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2x माइनस 2, ये इधर वाला तो सेम रहेगा। अब जब हम इसे इधर लाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस के 3x, ये माइनस है तो प्लस के x, ये माइनस है तो प्लस के 3, और बराबर में आ गई हमारी 0, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं बचा जब हम बराबर से इधर ले आए। अब देखते हैं जो कट रहा है काट देंगे, जो जुड़ रहा है जोड़ देंगे, और जो घटेगा वो घटा देंगे। समान चिन्ह वाले और समान अंकों वाले, समान घातों वाले ही जुड़ते हैं आपस में। जैसे एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का है, एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का है, ये तो आपस में कट गया। अब यहां से देखिए जब द्विघात ही खत्म हो गई तो ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलिए हल कर लेते हैं। एक एक्स और एक एक्स, 2x प्लस के हो गए हमारे, और 2x माइनस के हो गए, ये तो आपस में खत्म, बच गए माइनस के 3x। अब माइनस का 2 और प्लस का 3 तो बच गया प्लस का 1 और बराबर 0 के। तो हम कहेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह है एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हल कर सकते हैं। यदि हमारा इस रूप में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में तो द्विघात समीकरण होगी, और यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये इस प्रकार से कुछ स्थितियां बनाई गई है और इन्हें हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हल नहीं करना है, बस द्विघात समीकरण के रूप में बना के दिखाना है। चलिए पढ़ते हैं क्या स्थिति है। एक आयताकार भूखंड का अक्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का अक्षेत्रफल, ये हमारा आयत बन गया। आयत जानते हो क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर हो, जैसे ये x, ये भी x, ठीक है, और ये इसके बराबर हो गई लंबाई लंबाई के, चौड़ाई चौड़ाई के, दो भुजा बराबर हो रही है। चलिए देखते हैं, आयत भूखंड का अक्षेत्रफल 528, और क्या होता है आयत का अक्षेत्रफल? आयत का अक्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो जैसे हमने लंबाई को x माना है और चौड़ाई को कुछ और माना है तो उसके साथ गुणा हो जाएगी। ठीक है, अक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो ये लंबाई है ना इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये जो लंबाई है इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये आ गया हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए ये जो लंबाई है ना x, ये इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई में एक ऐड करेंगे और दुगना कर देंगे। ठीक है, ये चौड़ाई से इतनी अधिक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हल, माना आयत की लंबाई, आयत की
लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। व आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी दी है, इसके दुगने से एक अधिक, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 1, दुगने से एक अधिक। देखिए लंबाई के दुगने से, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये जो लंबाई है ना इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चलिए, और आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है हमारी x और चौड़ाई कितनी है 2 इंटू एक्स प्लस 1, और बराबर में कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। हमें समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो चलिए x की गुणा करेंगे जब हम किसमें, पहले चलिए इस प्रकार लिख लेते हैं, इसे 2x बना लेते हैं, 2x प्लस 2 हो गया ये तो, और बराबर में हमारा कितना 528 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहां बाहर है, इसकी 2 की गुणा करा देंगे, 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2x प्लस 2 इस प्रकार से यहां पे। तो चलिए अब इसकी x की गुणा कराते हैं, कितनी हो गई 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब ये इधर प्लस है, इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 528 बराबर में 0। तो हमारा आ गया किस रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया है। आपको अगर इसे हल करना है तो आप इसमें से देखिए यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो आगे हल कर लेंगे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। लेकिन आपको करना नहीं है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस आपको इस प्रकार की स्थिति को यहां सिर्फ द्विघात समीकरण में ही निरूपित करना है, आगे हल नहीं करना है। तो देखिए कैसे हमने किया, उसने कहा है एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 528 दे दिया, और आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो उसने कहा जो क्षेत्रफल की लंबाई है ना वो इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो हमने क्या कहा, माना लंबाई x और चौड़ाई कितनी 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये मान लिया हमने। देखे माना आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, किससे, लंबाई से, लंबाई के दुगने से एक अधिक, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमने ये लंबाई मानी ये चौड़ाई मानी, गुणा कर दिया, क्षेत्रफल ये दिया है, बराबर में ये रख दिया कि भाई इतना आना चाहिए। और इस प्रकार करते हुए हमारा ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए बढ़ते हैं अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये प्रश्नावली आज पूरी हो जाएगी 4.1, और इसमें से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है, बड़े ध्यान से करेंगे। देखिए बढ़ते हैं आगे, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को तो ज्ञात नहीं करना है, बस हमें समीकरण बना के रखनी है, समीकरण बना के दिखानी है समीकरण के रूप में। चलिए देखते हैं हल किस प्रकार से हमारा हल है। देखिए कभी भी धनात्मक पूर्णांक हो, क्रमागत हो, तो हम किस प्रकार से मानेंगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1, x प्लस 2, 3 दे देगा तो ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे।
एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, चाहे वो जितने क्रमागत बोल दे हमें, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगर विषम बोले, यहां पे धनात्मक बोला है तो धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक बोलेगा तो ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, उसने धनात्मक पूर्णांक बोले हैं तो हम धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक कहेगा तो ऋणात्मक लेंगे, सम पूर्णांक ले कहेगा तो सम वाले लेंगे, विषम लेगा तो कहेगा तो विषम वाले लेंगे। यहां पे हमारे अंक। ठीक है, तो चलिए, उसने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत यानी कि जो क्रम से आते हैं, उनका गुणनफल 306 है, तो हम लिखेंगे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक आ गए हमारे। अब उसने कहा है इनका गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है उसने, 306। तो यहां पे पूर्णांकों की गुणा दिखा देंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर 306। ठीक है, तो अब इसकी गुणा करा देंगे अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए एक्स की एक्स में गुणा हुई, एक घात ये है एक घात ये है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हो गई एक्स की 2 घात। अब इस एक्स की अंदर गुणा हुई एक्स की कम एक्स और बराबर में 306। अब यहां पे देखिए 306 इधर प्लस है तो इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 और बराबर 0। तो ये हमारा किस रूप में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आपका आ गया है। तो आप यहां पे ही इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि जो अब की आयु है ना रोहन की, उसके 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें समीकरण देना है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले माना, रोहन की आयु मान लेंगे हम, माना रोहन की आयु x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु कहेंगे, वर्तमान आयु, आज की आयु x वर्ष। अब एक बात मुझे आप बताइए, यदि आपकी आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी वो, आप क्या करेंगे, x में 5 जोड़ देंगे, आप कहोगे कि सर x प्लस 5 वर्ष हमारी आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, और माता की आयु कितनी है अभी, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी आ जाएगी, माता की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। रोहन की माता की कितनी आयु आ गई, अब रोहन की x है और माता 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगी कि नहीं, तो माता की आयु ये आ गई। अब उसने कहा है 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात। अभी मैंने आपको बताया है कि 3 वर्ष बाद, माना अभी आपकी आयु 10 वर्ष है, तो मैं बोल दूं कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आपकी आयु, तो आप कहोगे 13 वर्ष। अभी 16 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। कैसे, तो आपने 16 में 3 जोड़ लिया, तो ऐसे ही
हमने कहा है 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल। पहले तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, चलिए पहले यही देख लेंगे। तो रोहन की आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। और माता जी की आयु कितनी हो जाएगी? माता की आयु x प्लस 26 और प्लस 3। माता की में भी 3 जुड़ेंगे, रोहन की में भी 3 जुड़ेंगे। अब लिखेंगे दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। देखिए सारा क्वेश्चन यहां से ही होता जा रहा है, दोनों का गुणनफल, बहुत ही सरल तरीके से। दोनों का गुणनफल, दोनों का किस किस का गुणनफल? रोहन की आयु का और माता की आयु का। कितना दिया है? 360 हो जाता है। तो दोनों का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कर देंगे। चलो आयु का गुणनफल, दोनों की आयु कितनी हो गई? ये तो आ गई x प्लस 3, रोहन की 3 वर्ष पश्चात। माता की कितनी आ गई? x प्लस 29 और बराबर कितना आ गया गुणनफल? 360। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। जो ये दिया गया है, पहले x की गुणा x में कितना आ गया? x स्क्वायर। अब x की गुणा 29 में तो कितना? 29x। अब 3 की बारी आ गई, 3 की गुणा x में तो 3x, 3 की गुणा 29 में तो कितना हो जाएगा? 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 और बराबर में हमारा 360। चलिए अब ये 360 हमारा इधर प्लस में है ना, इसे इधर ले आएंगे, यहां पे ले आएंगे इसे बराबर से इधर। तो बराबर से इधर लाने पर कितना हो जाएगा? देखते हैं एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे 29x प्लस के 3x प्लस के हमारे कितने हो गए? 32x, 32x प्लस के हो गए 29 और 3। अब ये प्लस का हमारा 87 है यहां, और ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस के 360 बराबर में 0। तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस के कितने? क्योंकि माइनस के 360 है और 87 प्लस के हैं, तो माइनस के ही बचेंगे हमारे। जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो यहां से घटा देंगे 360 में से 87, 3 और 3 और 2, 233। 360 में से 87 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? 233। ठीक है, और ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। इसी रूप में लिखना, ये आपका उत्तर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज आप द्विघात समीकरण बनानी किस प्रकार होती है और द्विघात समीकरण कैसे होती है। देखिए ये हमारा आ गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में यहां पे। तो ये द्विघात समीकरण है, ये आपका आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये द्विघात समीकरण बनानी आ गई होगी। आज जितना भी इस चैप्टर में कराया गया है बहुत अच्छे से वो आप 2 से 4 बार क्वेश्चनों को करके देखेंगे तो वो बहुत ही इजीली तरीके से आपका हो जाएगा। और एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कि समीकरण बनाइए या समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको क्लास 10th के पूरे मैथ की वीडियो मिलती रहे और बहुत ही सरल तरीके से जीरो टू जीनियस बनाया जा रहा है। प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारे यहाँ पर चैनल पर कंपटीशन का मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, वो भी देख सकते हो। गुणा भाग के आसान नियम, बेसिक गणित, घातांक, संख्या श्रेणी, संख्या पद्धति, ये सब पढ़ाया गया है, वो भी देख सकते हो। और ये 10th क्लास का मैथ तो हमारा स्पेशल चला हुआ है। जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी
ग्रामर में एडजेक्टिव और आपका आर्टिकल दोनों करा दिया है, वो भी देख सकते हो।